खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो इस वक्त बांका से आ रही है। बांका में मदरसा विस्फोट मामले में 28 घंटे बीत जाने के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जी हां, 28 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। एफआईआर दर्ज की गई अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। संभावित ठिकानों पर ये टीमें जो है छापेमारी कर रही है। तो मदरसा ब्लास्ट मामले में अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस मामले के घटे 28 घंटे हो गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ब्लास्ट केस में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि बांका थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी बनाई गई हैं, जो कई ठिकानों पर संभावित ठिकाने वहां छापेमारी कर रही हैं। तो मदरसा ब्लास्ट मामले में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मदरसा ब्लास्ट मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। 28 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि बांका थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कई टीमों का गठन किया गया है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, और ये टीमें जो है संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मदरसा ब्लास्ट मामले में केस दर्ज किया गया है और इस ब्लास्ट में मदरसा ध्वस्त हुआ था। ब्लास्ट में मौलवी अब्दुल मोमिन की मौत भी हुई। और एक अपडेट ये भी कि इस ब्लास्ट के बाद वहां जो पुरुष आसपास थे वो तमाम लोग वहां से भाग खड़े हुए। धमाके के बाद मस्जिद और मदरसे से जुड़े लोग वहां से भाग गए। एक मौलवी की मौत भी हुई। और बांका विस्फोट मामले पर एक नई अपडेट यह भी है कि अभी वहां पर डीआईजी अमित कुमार भी पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। मौके पर पहुंचकर जहां पर यह विस्फोट हुआ है वहां पर डीआईजी खुद मौके पर तैनात हैं और हर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से विस्फोट हुआ था, किस वजह से, और कैसे इन सब चीजों को देखा जाए और कैसे जांच की जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर वो खुद से वहां पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। जांच के लिए कई टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। संभावित जगहों पर छापेमारी भी पुलिस कर रही है। तो मदरसा ब्लास्ट मामले पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर डीआईजी अमित कुमार मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें, यही वो मदरसा है जहां पर विस्फोट हुआ था। और जैसा कि आपको हमने बताया कि विस्फोट के 28 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की तरफ से जांच तेज कर दी गई है और डीआईजी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल की टीम जो है यहां पहुंची और शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि यहां बारूद भी मिले हैं। अब बारीकी से पूरे मामले पर एफएसएल की टीम जो यहां जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जांच के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि धमाका आखिर कैसे हुआ था। उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है। तो देखिए, मदरसा ब्लास्ट मामले में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है एफएसएल की टीम। हालांकि शुरुआती जांच में एफएसएल के अधिकारी ने बताया कि बारूद मिले हैं धमाके वाली जगह से, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर तब साफ होगी जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी। और हमारे सहयोगी अमित इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 28 घंटे बीत गए। 28 घंटे काफी ज्यादा वक्त होता है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। क्या वजह है कि पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया? क्या कह रही है पुलिस? देखिए ना, बिल्कुल 28 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और अभी भी यहाँ पे जो डीआईजी हैं, एसपी हैं, वो मौके पे पहुंचे हैं। मौके वारदात पे देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है अपने स्तर से अब अनुसंधान कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम ने अनुसंधान पूरा कर लिया। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी आई थी और सभी ने अनुसंधान पूरा किया है। फिलहाल फाइंड आउट जो है वो खंगाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि नतीजे तक पहुँची जाए। लेकिन चूंकि डीआईजी आए हैं, सुमित आए हैं यहाँ पे, तो वो अपने स्तर से सुजीत जी जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। उनके साथ एसपी भी हैं, दूसरे पुलिस बल जो हैं वो लगातार जो जेटिन होता है विस्फोटक में जो
चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसके जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा करने के कवायद में ये लोग जुटे हुए हैं। अभी हमने बात करी है, जो सवाल आपने उठाया, बड़ा सवाल कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो इस पर डीआईजी का कहना है कि अभी छापेमारी दल जो है वो छापेमारी कर रही है, जगह जगह पे पुलिस टीम जो है अलग अलग टीमें जो है वो काम कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे घटना में जो मौलाना थे जिनकी मौत हुई है उनकी पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। ये बड़ी जानकारी डीआईजी ने मुझे दी है और उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, फाइंड आउट जो है जल्द ही उसे देखा जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अहम और ख़ास बात ये कि ये विस्फोट जो है वो इतनी इसकी जो डेंसिटी थी इतनी अधिक थी कि आप देख सकते हैं कि पूरा भवन, पूरा जो मदरसा था ये नस्तानबूद हो गया। पास के जो घर हैं वहाँ पे भी की टीम भी मौके पर पहुंची थी, खिड़कियों में जो कांच लगे थे बारीकी से तमाम चीजों की जांच भी कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में फैसल की टीम ने कहा था कि बारूद मिला है वहां मलबे से। क्या 28 घंटे बाद भी कोई और जांच फैसल की तरफ से नहीं हो पाई? क्या पुष्टि नहीं हो पाई कि धमाका आखिर कैसे हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि एफएसएल की टीम ने यहाँ से साक्ष्य अपने साथ ले गए हैं, नमूने उन्होंने कलेक्ट किया और जो उन्हें फौरी तौर पे जो जानकारी उन्हें मिली, जो उन्होंने पाया कि यहाँ जो विस्फोट हुआ है उसमें जो है विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, तो उन चीज़ों को लेकर जाकर के जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। कुछ तस्वीरें जो है वो भी बताती है कि डेंसिटी कितनी अधिक थी। आप देख के समझ सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पे जो विस्फोट हुआ है तो ये मदरसा जो है वो पूरे तौर पे जमींदोज हो गया। तो कहा यह गया महिलाओं के द्वारा, जब हमारे सहयोगी पहुंचे थे नागेंद्र, तो महिलाओं ने कहा कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर सुरक्षित है। एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो उसके अगर ब्लास्ट के आसपास कोई भी सिलेंडर होता है तो वो भी ब्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ गैस सिलेंडर सुरक्षित है। जो पंखा लगा हुआ था, जो बर्तने रखे हुए थे, जो बाकी सामाने थे, वो पूरे तौर से नस्तानबूद हो चुका है। उसे अलमीरा जो देख सकते हैं कि किस अवस्था में है। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट का मामला नहीं है, मामला बहुत ही बड़ा है। और धमाके के बाद ये जानकारी मिली थी, ये कहा जा रहा था कि धमाके के बाद कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए, गांव के लोग थे। कौन थे वो लोग? क्या पूछताछ में कुछ पता चल पाया? क्यों भागे, क्यों डर के भागे वहां से, क्या वजह रही? देखिए अनूप, कौन लोग थे, क्यों भागे, ये तमाम जो मामला है उसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल तक जो महिलाएं गांव में थी वो भी आज अपने अपने घरों में ताला लॉक कर करके ताले के हवाले घर छोड़ करके, पूरा गांव कह सकते हैं, ये पूरा जो गांव है ये ताले के हवाले है। कुछ ही लोग अब इस गांव में रहे हैं शेष, अत्यधिक लोग जो है वो गांव से फरार हो चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो नागेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे भी। नागेंद्र जी, कल जब आप आए थे तो यहाँ पे महिलाएं थी, आज वो महिलाएं कहाँ गई है? पूरा घर जो है, पूरा गांव जो है वो ताले के जद में है। देखिए, रही बात कि कल जो महिलाएं से बात हुई, महिलाओं को उसके बाद से हमें जहां तक जानकारी है कि उन लोगों के ऊपर दबाव दिया गया और उन लोगों को पूरी तरह से कहा गया है कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है। बनिस्पत आज सारी महिलाएं भी गांव से बाहर हो गई हैं। अब रही बात कि इसकी जानकारी के लिए पुलिस भी अब इस जद्दोजहद में लगी है कि कल पुरुष गायब थे तो आज महिलाएं भी गायब हैं। बिल्कुल, कुछ न कुछ संदेह ऐसा है कि महिलाएं भी जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है जिसे दबाने के लिए तमाम महिलाओं को यहाँ से हटा दिया गया या फिर उन्हें चुप रहने को कहा गया है। क्या ऐसा लग रहा है कि वहां कोई साजिश रची गई या कोई और बात है वहां? देखिए, बिल्कुल यहाँ बारूद की सुगंध के साथ साथ साजिश की सुगंध भी जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के धमाका हुआ और उसके बाद हालात जो है, तस्वीर जो है वो अपने आप में ये बता रही है कि ये कोई गैस सिलेंडर का मामला नहीं है विस्फोट का, बल्कि ये बड़ा विस्फोट है। और यहाँ पे जो विस्फोटक सामग्री है वो जाहिर सी बात है कि ला करके उसे इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा होगा, क्योंकि अगर ये गैस सिलेंडर का विस्फोट होता तो इस तरह से पूरा मदरसा जो है वो जमींदोज नहीं होता, जो सरिया जो है वो इस तरह से सीमेंट छोड़ करके बाहर नहीं आ गया होता। तो इससे समझा जा सकता है, एफएसएल की टीम जो है वो उन्होंने कहा है फौरी तौर पे कि बारूद जो है उसका इस्तेमाल यहाँ हुआ है। और उसके बाद ये जो सरिया है इसके भी नमूने सैंपल जो है लेकर के गए हैं लोग। उसके अलावा जो यहाँ पे सामाने जो है पूरे तौर पे टूटे हैं, बिखरे हैं, तो उनके भी सैंपल जो है वो लेकर के गए हैं। और यही वजह रही कि आज खुद डीआईजी यहाँ आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आईजी भी हो सके तो शाम तक यहाँ पहुंचे, लेकिन फिलहाल डीआईजी जो है वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। जो
चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है, कहीं ना कहीं किसी बड़े साजिश या बड़ी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और हो सकता है जांच के बाद पूरा खुलासा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए अमित। बिल्कुल, और बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में अब विधायक रामनारायण मंडल ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जांच होनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम हमें भुगतना पड़ सकता है। पुलिस को और गंभीर होने की जरूरत है और पूरी गंभीरता के साथ उसकी जांच करे और गलत करने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाए। और देखिए, हालांकि इस मामले में अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक ने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। आरोप ये लगाया बीजेपी विधायक ने कि मदरसा में धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं तो ये खतरा बढ़ सकता है। बीजेपी विधायक ने क्या आरोप लगाए, जरा आप भी सुनिए। हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और जमुई से आपको खबर बता रहे हैं। जमुई में क्लोन एटीएम से पैसा निकालने का मामला सामने आया है और इस मामले में जो पुलिस है उन्होंने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है और फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आखिर किस तरीके से इस पूरी वारदात को वो अंजाम दे रहे थे बचौल। इसके बीच में एटीएम क्लोन वाले जो 4 बदमाश हैं उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से एटीएम क्लोन वाली एक स्वैप मशीन भी बरामद की गई है। शहर के बोधवन तालाब के इलाके में मंगलवार को 3 अपराधियों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था और इससे पहले सोमवार को भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अनिल कुमार, गोपाल शरण, दीपक कुमार, गजेंद्र कुमार सभी नवादा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो दूसरे के एटीएम का क्लोन बनाकर खाते से रुपए उड़ाते थे। 4 मई को सर दिन लगभग 11 बजे सर हम इंडियन बैंक एटीएम से पैसा निकालने गए थे। तो पैसा सर उसमें से एटीएम जैसे घुसाए, इतने बीच में हम बैंक में जैसे ही प्रवेश किए इतने बीच में 3 को मेरे पीछे आ गया और से पैसा नहीं निकल रहा था। तो बोला कि नहीं निकल रहा, बोला कि नहीं पैसा नहीं निकल रहा। इतने बीच में एटीएम मेरे ले लिया और सर ये उसमें घुसाया बोला। इसके बाद बोला कि ये काम नहीं कर रहा था एटीएम से सर, स्किन की हाथ से ऐसे लगा दिया। हमको पता नहीं था सर कि क्या हो रहा ना हो रहा। बोला तुम्हारा पैसा नहीं है, जाओ दूसरा एटीएम में निकालना। बस वहाँ से चलाएँ। 7 मई को जब फिर हम पैसा निकालने गए तो बोला वहाँ 1 रुपया ना है, जबकि मेरे खाते में 84,000 रुपया था और 3 बजे से सर पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। अभी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से एटीएम क्लोनिंग मशीन भी मिला है और पूछताछ के क्रम में यह है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है ये, और इन लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे एटीएम इस तरह से फ्रॉड किया है। पुलिस की तरफ से जनता को यही संदेश है कि जब एटीएम में कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा विजिलेंट रहें, सावधान और सतर्क रहें। देखिए कोई भी इस तरह का स्कैमिंग डिवाइस तो नहीं एटीएम में इंस्टॉल है। थोड़ा आसपास के लोगों पे भी नज़र रखें और जब एटीएम में ऑपरेट करें तो उनके आसपास कोई ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और अब जजों का घर भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, पूर्णिया के एडीजे 2 अखिलेश कुमार सिंह के घर पर चोरों ने धावा बोला और लाखों की संपत्ति चुरा लिया। अखिलेश सिंह अपनी मां को इलाज कराने के लिए बनारस लेकर गए हुए 3 जून से अपने घर से बाहर हैं और इसी बीच चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाखों की चोरी की गई है। हालांकि एडीजी के स्टाफ संजीव कुमार ने बताया कि 40,000 रुपए नकद, गहना, लैपटॉप, टैब समेत ये भारी सामान की चोरी की गई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची है। एसडीपीओ के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी है जो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रात में चोरी कैसे हुई? हमको पता नहीं चला था। कहाँ थे आप? यहीं पर बाहर में ड्यूटी में? जी। पीछे से? पीछे से।
क्या हुआ पीछे? पीछे दीवार टूट के समझ लगे जी। आपको पता नहीं चल पाया? जी नहीं, हमको पता नहीं चला। साहब लोग कब चला? पता संजीव हमको बताया। साहब लोग कहाँ थे? साहब लोग छुट्टी में। कब से छुट्टी में है? क्या तारीख छुट्टी में चलो? हाँ, मतलब पूर्णिया से बाहर गए हुए हैं? हाँ, 3 तारीख से। घटना जानकारी उनको दिए हैं साहब को? हाँ, मिल गया है। हाँ। कहते हैं कि जब मजबूत इच्छा शक्ति हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाता है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नवादा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने। इस अस्पताल में संसाधन की भारी कमी थी, यहाँ पर मरीजों का इलाज करने में काफी दिक्कत होता था, लेकिन उन्हीं संसाधनों के बलबूते ये सभी डॉक्टर उन मरीजों का इलाज करते थे और कई सारे मरीजों को उन्होंने स्वस्थ भी किया है। कोरोना काल के दौरान जहां अस्पताल में जरूरी सुविधाओं की कमी थी, बावजूद उसी उपलब्ध मौजूद संसाधनों में नवादा के डॉक्टर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर ने कोरोना से ग्रसित गंभीर से गंभीर रोगियों को नवादा सदर अस्पताल में ही रखकर उनका इलाज किया, उन्हें कहीं बाहर रेफर नहीं किया, और आज गंभीर मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। मरीज के परिजन डॉक्टरों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। नवादा DCHC का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और इस पूरे कोरोना काल के दौरान ये बात पूरी तरह से साबित भी हुई। नवादा में कुछ ऐसा ही डॉक्टरों ने कर दिखाया है जो बड़े बड़े अस्पताल के द्वारा ही किया जा सकता था। सीमित संसाधन के बीच भी नवादा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े अस्पताल से ही संभव है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जांच रिपोर्ट बता रहे हैं कि जिस पेशेंट का CT स्कोर 22 से 25 था, उसे आमतौर पे बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता था, मगर नवादा की सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने यह कारनामा अस्पताल में ही रहकर किया है, जो कि अपने आप में तारीफ के लिए काफ़ी है। हम डॉक्टर से ही जानते हैं तब कैसे ये संभव हो पाए, पहले ये बताएं। देखिए, जैसे जैसे कोरोना का समय बीतते जा रहा है, हम लोग में कुछ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होते जा रहा है। हम लोग है जो मरीज़ की तकलीफ़ को देखते हुए जिला प्रशासन सोचा कि अपने ज़िले के मरीज़ को अपने पास रोकें और अपने डॉक्टरों और सिस्टरों से इसका सेवा कराएं। एक परिजन है, उनसे हम जानते हैं। बताइए, आपके जब मरीज़ को इस तरह का दिक्कत हुआ तब फिर आप लोगों ने क्या किया, कैसे आपको मदद मिली? सर, मैं 4 तारीख को सदर अस्पताल में मेरी माँ भर्ती हुई। सांस लेने में बहुत काफ़ी दिक्कत चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल एकदम 62 पे चला गया था, तो हम लोगों को नशा मुक्ति वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहाँ जाने के बाद हमें डॉक्टरों से भी बहुत माने सहयोग मिला। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर और परिजन का स्पष्ट कहना है कि संसाधन सीमित थी, मगर जज्बा में कोई कमी नहीं थी, और शायद उसी जज्बे और हौसले ने इस कोरोना के दूसरे लहर में लोगों को जंग जीतने में मदद की है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बात उस अस्पताल की जो पहली बारिश में ही झील के जैसा तब्दील हो गया, झील जैसा दिखाई देने लगा। हम हाजीपुर सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां पहली बारिश के बाद पूरे अस्पताल परिसर में पानी भर गया है। इमरजेंसी तो इमरजेंसी, दफ्तर में भी, कार्यालय जो है वहां, डॉक्टरों के चैम्बर में, स्टाफ रूम में, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हर बार बारिश के बाद ऐसी मुश्किलें आती है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका। ये पानी में आना जाना की दिक्कत है यही, और बारिश भोरवा से हो रहा है, सब पर पानी भर गया। इमरजेंसी में आने जाने का दिक्कत है, और रोगी को दिखाने के लिए दिक्कत है, इसीलिए क्या बोले। बारिश में तो बहुत परेशानी होती है। जब भी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो एक तरह का प्रॉब्लम क्या है कि पानी जो जमा होता है, धीरे धीरे होते होते हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस रूम में हम लोग बैठते हैं, काम करते हैं, उस रूम में पानी पूरा भर जाता है। पूरा जितना स्टाफ जहाँ बैठता है वहाँ पानी भर जाता है, पूरा जो वार्ड है वहाँ पर पानी चला गया है। और अगली खबर बगहा से है, जहां पर विधायक रिंकू सिंह और विधान परिषद के पार्षद भीष्म सहनी पिपरा तटबंध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर भारी अनियमितता पाई गई है। और अनियमितता इस तरह की कि वहां पर ऑफिसर जो तैनात थे, जो काम करवा रहे थे, वो वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी दल के विधायक और विधान पार्षद के पहुंचने के बाद काम करा रहे कार्यपालक अभियंता फरार हो गए। दुलारी और चंद्रपुर में हुए एंटी इरोजन कार्य में बोरी में बालू की जगह मिट्टी की बोरियां मिली, और बोल्डर कैरेटिंग में भी घोर अनियमितता उजागर हुई है। बाढ़ से बचाने के नाम पर लूट की जानकारी सत्ताधारी दल के नेताओं ने CM को पत्र लिखकर दी है।
कार्यपालक अभियंता को आने के पूर्व भी सूचना दिया था कि वो कम से कम साइट पर रहेंगे, लेकिन मेरे आने के पूर्व भी कार्यपालक अभियंता यहाँ से जा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में जितनी भी अनियमितता हो रही है उसके बराबर के हिस्सेदार यहाँ के कार्यपालक अभियंता। 50 केजी का एसी बैग में लोकल सेंड भरना था, तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 केजी जो है 8 टाका लगाना है, तो आज किसी में 4 लगा है, 5 लगा है, टाका जो है लगा है, सिलाई जो हुआ है। तो ये तो खुलम खुला जो है लूट खसोट जो है और घपला का जो है मामला जो है को बदनाम करने के ये साजिश है और जनता के साथ जो है उनके जान माल के साथ लोग के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और खबर दोपहर में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खबर मुंगेर से है, जहां मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी सड़क मामले में भारी लूट मची है। भारी अनियमितता यहां देखी जा रही। कुछ महीने पहले ही देखिए सड़क बनी थी, लेकिन यहां दरारें आ गई हैं, सड़क ने धंसना शुरू कर दिया है। और लखनपुर डोम टोली से तिगड़ा तक ये सड़क बनी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये बिखरने लगी है। राहगीरों के साथ साथ ग्रामीणों को यहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो सड़क निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। पहले बना है और अभी गिट्टी देखिए कितना उखड़ा, पहला वर्षा हुआ है गिट्टी कितना उखड़ गया है। हम लोग को लखनपुर जब बाजार जाने आने में बहुत तरह का दिक्कत है, साइकिल चलाने में भी दिक्कत है। इसका मतलब वो हलकतरा सही से नहीं किया है या सीमेंट इधर सही से नहीं दिया है। और औरंगाबाद का बहादुरपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। जी हां, 2006 से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक ये खुला ही नहीं। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखों खर्च कर इस उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया ताकि ग्रामीण इलाके की आबादी को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाए, लेकिन उद्घाटन के बाद से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, आज तक खुला ही नहीं। गांव वाले इसमें जानवरों का चारा, पुआल और गोईठा रखते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल में अगर स्वास्थ्य केंद्र चालू रहता तो इलाज के अभाव में इलाके के लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। रहे तो पूरा इलाज यही पंचायत का होगा, पूरा बोर पंचायत का। कितने गांव आते हैं इसके तहत? इसमें लगभग 13 गांव आते हैं। कौन कौन? इंद्रार, प्रेम बिघा, बहादुरपुर, बौर। इलाज के लिए बहुत तकलीफ होता है। जब किसी को बर बीमारी होता है तो 15 किलोमीटर यहाँ से चलकर रफी जाने पड़ता है। अगर यहाँ डॉक्टर रहता तो सब बढ़िया तरीके से इलाज होते। और मैडम लोग कभी कभी आती है तो गर्भवती महिला को सुई दे के कभी कभी चली जाती है। ना कोई इलाज नहीं होता है, मैडम कभी कभी आता है तो बारिश से ऐसी दवा हुआ दे के चल जाता है। हॉस्पिटल में रहने की जगह नहीं है तो बैठेगा कहाँ? ना डॉक्टर आता है ना मैडम आता है तो गाँव में से कहीं दवाई दे के एक जगह बैठ के चल जाता है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headline presented by